अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली रिलेटेड टू हेमरेज कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह हेमरेज हो जाता है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो उससे आपकी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या सीवीएस है वो कैसे उसको रिएक्ट करता है या उस पर क्या क्या असर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे पास हेमरेज होगा तो इससे हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। अब जिस तरह ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो आप क्या देखते हैं कि आपके जो वॉल्यूम सेंसर्स होते हैं या आपकी बॉडी में जो ज़ाहिर सी बात है, वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और ब्लड प्रेशर को आपकी बॉडी में कौन डिटेक्ट करता है? सबसे पहले आपके जो बैरोरिसेप्टर्स होते हैं। तो हम एक तरफ बैरोरिसेप्टर्स को देखेंगे कि आपके जो बैरोरिसेप्टर्स हैं वो इस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे। तो जिस तरह वो डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे तो वो थ्रू हियरिंग्स नर्व, जो कि आपकी क्रेनियल नर्व है, इसके ज़रिए जो इसका फायरिंग रेट होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। बैरोरिसेप्टर्स का जो फायरिंग रेट है वो डिक्रीज़ कर जाएगा और वो हियरिंग्स नर्व के ज़रिए पहुंचेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी वैज़ोमोटर सेंटर ऑफ द ब्रेन तक, वैज़ोमोटर सेंटर ऑफ ब्रेन तक। जिस तरह ही वैज़ोमोटर सेंटर पर पहुंचेगा तो वहाँ से सिंपैथेटिक फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब जिस तरह सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम का या तो हार्ट के ऊपर इफेक्ट होता है या जो वैस्कुलर सिस्टम होता है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। तो अगर हम लोग कार्डिक इफेक्ट इसका देखें तो कार्डिक इफेक्ट्स में इसका जो बेसिक रोल होगा वो कुछ इस तरह होगा कि एक तो ये इसके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये देखनी है कि जो आपका हेमरेज है ना वो इतना ज़्यादा आपका ब्लड लॉस ना करवाए कि जो आपका सर्कुलेटरी शॉक है उसका मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो जब शॉक का मैकेनिज्म स्टार्ट होगा तो उसके लिए हमारे पास अलग कंडीशंस होंगी। लेकिन जब बेसिकली आपका वॉल्यूम इतना कम नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी का टोटल वॉल्यूम है 5 लीटर ऑफ ब्लड है, तो इसके अंदर बेसिकली आपका 4 लीटर यानी कि 1 लीटर कम हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरह 2 लीटर हो जाए तो वो शॉक की कंडीशंस में चला जाएगा, उस टाइम पे शॉक की कंडीशंस मिलेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कार्डिक इफेक्ट क्या होंगे, तो हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। हार्ट रेट के इंक्रीज़ करने के साथ साथ आपकी जो कंट्रैक्टिलिटी है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। जो कंट्रैक्टिलिटी है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। अब अगर हम इसके वैस्कुलर सिस्टम को देखें, यानी कि वैस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो वैस्कुलर सिस्टम में बेसिकली हमारे पास एक तो आती हैं आर्टरीज और दूसरी चीज़ आती है वेन्स। अब ज़ाहिर सी बात है, जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है वो आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा, एक तरफ आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा, जिसकी वजह से जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ करेगी। और हम जानते हैं कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ करते ही हमारा जो ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसे हम बाद में देखते हैं। अगर वेनो कंस्ट्रिक्शन होगी तो वेनो कंस्ट्रिक्शन, इसको मैं लिख देता हूँ कि वेन्स भी कंस्ट्रिक्ट करेंगी, और जिस तरह वेन्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो आपका जो है आपका आप कहते हैं जो वेनस रिटर्न है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब जब वेनस रिटर्न इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा कि जो फ्रांक स्टर्लिंग मैकेनिज़्म एक्टिवेट हो जाएगा। फ्रांक स्टर्लिंग मैकेनिज़्म, और फ्रांक स्टर्लिंग मैकेनिज़्म क्या है? बेसिकली वो आपको कहता है कि जितना ज़्यादा आपका ब्लड आएगा उतना ही ज़्यादा इजेक्ट होगा। ठीक है, तो इससे भी हमारा जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले देखा बैरोरिसेप्टर्स पे क्या इफेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पर इसका जो इफेक्ट होगा वो हम एंडोक्राइन सिस्टम्स के ज़रिए देखते हैं। किसके ज़रिए? एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली आपका जो है, आप इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कंट्रोल, या इसमें आपका रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन
एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अब रास बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जिस तरह आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा, यानी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो जो आपका मैक्यूला डेंसा है, मैक्यूला डेंसा के पास, तो मैक्यूला डेंसा बेसिकली आपके जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं वहाँ पर ये होते हैं। और जब आपके पास क्या होगा कि ब्लड कम जा रहा है मैक्यूला डेंसा के पास, जब मैक्यूला डेंसा के पास ब्लड कम जाएगा तो आपका जो रेनल परफ्यूजन प्रेशर है, रेनल परफ्यूजन प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं बेसिकली। तो अगर रेनल परफ्यूजन प्रेशर कम होगा क्योंकि आपका ब्लड कम जा रहा है जो रेनल सिस्टम है या जो किडनी है उसकी तरफ, तो यहाँ पर ये रेनिन को रिलीज़ करेंगे। और जिस तरह आपका रेनिन रिलीज़ होगा, ये आपके एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ये एज एन एंजाइम के तौर पर काम करेगा और एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट कर देगा, और उसे हम एंजियोटेंसिन 1 कहेंगे। और जो एंजियोटेंसिन 1 है, ब्लड के ज़रिए जब ये लंग से पास करेगा तो यहाँ पर आप एक एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसे आप ACE भी कहते हैं, ये इसे कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में। ज़ाहिर सी बात है, पहले एंजियोटेंसिन 1 बना, अब एंजियोटेंसिन 2, और यहाँ पर एंजियोटेंसिनोजन था जो कि कहाँ से आएगा, ये लीवर से बनता है। एंजियोटेंसिनोजन, उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। और जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसके फिर आगे कुछ मेजर फंक्शंस हैं, और बेसिकली हम इसे 4 इसके मेन फंक्शंस स्टडी करते हैं। पहला तो ये है कि ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को इंक्रीज़ करवाएगा, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये ख़ुद भी Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव पंप के ज़रिए जो उसकी काउंटर ट्रांसपोर्ट है उसको स्टिमुलेट करेगा। इसके अलावा ये आपके वैज़ोकंस्ट्रिक्टर के तौर पर भी काम करता है, आप इसे वैज़ोकंस्ट्रिक्टर के तौर पर भी काम करता है। और इसके अलावा आपका ये ब्रेन में भी जाएगा और वहाँ पे आपका जो था सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देगा ताकि ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये जितने भी काम हो रहे हैं और यहाँ से जो ये सिस्टम आ रहा है, ये आपका अल्टीमेटली जो ब्लड प्रेशर है उसको एलिवेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो ब्लड प्रेशर या अब इसे मीन आर्टीरियल प्रेशर कहते हैं वो आपका मेंटेन रहता है।